हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम वो चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि क्लास 12 का राइटिंग स्किल्स का पूरा सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि राइटिंग स्किल्स होता क्या है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू राइटिंग स्किल्स। मैं आपको बताऊंगी कि राइटिंग स्किल्स क्या होता है, राइटिंग स्किल्स आप अपनी अच्छी कैसे कर सकते हो, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने राइटिंग स्किल्स के। और इस बार तो फर्स्ट टर्म जो आपका एग्जाम आने वाला है, फर्स्ट टर्म का जो पेपर है, उसमें राइटिंग स्किल्स के एमसीक्यूज भी है। तो हम डिटेल में सारे एक्सप्लेनेशन एंड एमसीक्यूज सब कवर करेंगे। ऑल्सो राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करना है आपको, वो भी हम पढ़ेंगे। राइटिंग स्किल्स का कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और किस तरीके के क्वेश्चंस और कौन से टॉपिक्स आपके राइटिंग स्किल्स में इन्वॉल्व हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए और दिमाग खोल के बैठ जाइए, क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आज स्टार्ट करने वाले हैं और कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी राइटिंग स्किल्स होता क्या है। सो लेट्स बिगिन। अब ये सारे पॉइंट्स हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि व्हाट आर राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स होता क्या है और कहाँ हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है अपनी राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। वाई आर दे इम्पॉर्टेंट, राइटिंग स्किल्स को पढ़ना, लिखना और समझना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो भी हम कवर करेंगे। टिप्स फॉर राइटिंग, फॉर गुड राइटिंग स्किल्स, अच्छी राइटिंग स्किल्स करने के लिए और अपने राइटिंग स्किल के किसी भी टॉपिक पे अच्छे से लिखने के लिए कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, उसके टिप्स यानी क्या क्या नुस्खे हमें अपनाना चाहिए, वो सब मैं आज यहाँ पे कवर करूँगी। डिफरेंट वेज टू शोकाज राइटिंग स्किल्स, कौन से ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिससे आप अपनी राइटिंग स्किल्स को शोकास कर सकते हो, यानी कि दिखा सकते हो। बेसिकली वो सारे टॉपिक्स जो क्लास 12th में आ रहे हैं आपके राइटिंग स्किल्स सेक्शन के अंडर, वो सब मैं यहाँ पे आपको आज बताऊंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट पॉइंट। व्हाट आर राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स होता क्या है। तो राइटिंग स्किल्स अगर हिंदी में बोलूँ तो राइटिंग स्किल्स यानी लिखने की कला। जितना सुनना इम्पॉर्टेंट है, जितना इंग्लिश में रीड करना, स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट है, उतना राइटिंग भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम दो तरीके से करते हैं, ईदर थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन और थ्रू रिटन कम्युनिकेशन। इंग्लिश स्पीक करना, बोलना तो आ जाएगा, लेकिन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज़रूरी होता है। या हमें ध्यान भी देना पड़ता है कि जब हम लिख रहे हैं तब कोई एरर ना करें हम लोग, यानी ग्रामर सही होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। जो हम मीडियम या जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि लिखित में आप जब कर रहे हो कोई चीज़, रिटन में कर रहे हो, तो सब कुछ बहुत क्लियर होना चाहिए, सब कुछ बहुत वास्ट होना चाहिए। सो वही होता है राइटिंग स्किल्स यानी लिखने की कला। ओके, राइटिंग स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राइटिंग स्किल्स। जैसा बोल के हम कम्युनिकेट करते हैं, लिखना भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्लियरली हर चीज़ उसमें लिखनी पड़ती है, एलैबोरेट करके। गुड राइटिंग स्किल्स अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज विथ क्लैरिटी एंड ईज टू फार लार्जर ऑडियंस। तो अगर आपके अंदर एक अच्छी राइटिंग स्किल है, अगर आपको अपनी बात किसी को कन्वे करनी है, कम्युनिकेट करनी है और लिख के करनी है वाया राइटिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मैसेज को बिल्कुल क्लैरिटी से और इजीली कम्युनिकेट करो। यानी क्लियरली लिखी होनी चाहिए चीज़ें और एकदम इजी लैंग्वेज में। बहुत ज़्यादा अगर आपने हाई फाई लैंग्वेज यूज़ कर ली छोटे बच्चों के लिए, तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी ऑडियंस कैसी है। अगर आपकी ऑडियंस बहुत सुपर्ब इंग्लिश वाली है, बहुत हाई लेवल के एम्प्लॉयर्स हैं, तो आप एक अपनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप यही रिटन कम्युनिकेशन छोटे बच्चों के लिए करो, तो आपको अपनी लैंग्वेज थोड़ी ईजी करनी पड़ेगी और एकदम सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना माइंड एंड कॉमन सेंस यूज़ करना है। तो विथ क्लैरिटी नीड्स टू अ फार लार्जर ऑडियंस दैन थ्रू फेस टू फेस और टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। तो अगर आप किसी से फेस टू फेस आमने सामने बैठ के बात कर रहे हो, या टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन या फ़ोन पे कोई कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो वो बहुत ईजी होती है। लेकिन अगर आपको रिटन कम्युनिकेशन किसी को भेजना है, किसी को मेल भेजना है, या अपना बायोडेटा किसी को भेजना है, अपना CV, रिज्यूमे, ये सारी चीज़ें भेजनी है, या कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो ये वाया रिटन फॉर्मेट होता है। और जब आप रिटन फॉर्मेट में करते हो तो आपको बहुत क्लियरली और इजीली सब कुछ लिखना पड़ता है, क्योंकि आप लिख के भेज रहे हो किसी को, आप सामने वाले के फेस टू फेस यानी आमने सामने या फ़ोन पे नहीं हो कि एक एक चीज़ आप जल्दी क्लियरली बता दो। आपने लिखी हुई है तो आप इतना इजीली और इतना क्लियरली और सब अपना प्रेजेंटेशन इतना अच्छे से रखो कि इंसान एक ही बार में पढ़ के समझ जाए कि आप क्या मैसेज बोलना चाहते हो। इसीलिए राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमें आना चाहिए राइटिंग स्किल्स करना।
एक चीज़ जिससे आप अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं वो ये है प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल कल एग्जाम है और आज मैं राइटिंग स्किल्स खोल के बैठी हूँ, तो आई एम सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि आप बिल्कुल फुल मार्क्स मिल जाएंगे राइटिंग स्किल्स में। आपको राइटिंग स्किल्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, रीड करना पड़ेगा अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, ताकि आप अवेयर रहें कि क्या जनरल टॉपिक्स अभी चल रहे हैं हमारे आसपास। क्योंकि किसी भी टॉपिक पे आपको लिखने के लिए आ सकता है, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको लिखने को दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है टॉपिक के बारे में तो आप लिख नहीं पाओगे। ओके, सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई आर राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट? अब ये राइटिंग स्किल्स में अपने आप को अच्छा करना, अपने आप को इंप्रूव करना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो राइटिंग स्किल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे अलाउ पीपल टू गेट अ पॉइंट अक्रॉस विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट। जिन जगहों पर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, यानी कि अगर आपको अपनी कहीं तक बात पहुंचानी है और आप खुद वहां पे हो नहीं, तो आप क्या करोगे? आप अपनी बात को किसी माध्यम के थ्रू उन तक पहुंचाओगे और वो रिटन कम्युनिकेशन होगा। ओके, यानी कि अगर आपको अपना, फॉर एग्जांपल मैं दुबई में मुझे जॉब मिल गई फॉर एग्जांपल, और अभी तो मेरा सिर्फ इंटरव्यू राउंड चल रहा है, तो इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए भी रिटन एग्जामिनेशंस देने पड़ते हैं। पर्सनल इंटरव्यू हो गया तो वो आपको रिटन एग्जामिनेशंस भी दे सकते हैं। तो वो कुछ भी आपको लिखने के लिए दे सकते हैं, कुछ भी आपको टॉपिक दे सकते हैं, एनीथिंग आपको दे सकते हैं वो। तो मैं वहाँ फिजिकली प्रेजेंट तो हूँ नहीं ना दुबई में, जब मेरा इंटरव्यू राउंड चल रहा है, तो मेरा क्या जा रहा है वहाँ पे? मेरा एक रिटन फॉर्मेट में सब कुछ जा रहा है। मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ ना वो मुझे जानते हैं, तो मेरा पहला इंप्रेशन उन पर कैसे पड़ेगा? जब वो मेरा रिटन काम देखेंगे, जो मैंने उनको काम भेजा है रिटन फॉर्मेट में, जब वो मेरा देखेंगे तो वही मेरा फर्स्ट इंप्रेशन होगा उन लोगों पर, कि कितने प्रेजेंटेबली मैंने अच्छे से सब लिखा है, मेरी कितनी अच्छी इंग्लिश है, मैंने वोकैबुलरी अच्छी यूज़ करी है, मैंने कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं किया, मैं जो अपना मैसेज उन तक पहुंचाना चाहती हूँ वो बिल्कुल क्लियर है, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज नहीं है, और सब कुछ सिस्टमैटिकली इन फॉर्मेट है। तो यही चीज़ें होंगी जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन डालेंगे। और इतनी बड़ी दुबई की कंपनी में अगर मुझे जॉब चाहिए तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वही मेरा लास्ट इंप्रेशन होगा। तो राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में, कि आपको अगर जॉब करना है, आपको अगर खुद आप प्रिंसिपल हो या खुद का बिजनेस ही क्यों ना हो, हर चीज़ में रिटन कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं लिखित रिकॉर्ड ज़रूर होते हैं। इसलिए आपको राइटिंग स्किल्स अपनी परफेक्ट करनी पड़ेगी। तो जिन जगहों पर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो वहाँ आपके राइटिंग स्किल्स जाएंगे। ओके, Many employers get their first impression of future employees through the writing skills they display in their resume, cover letter and email communications. तो वही चीज़, जब पहली बार अगर मेरा कोई इंप्रेशन पढ़ना है मेरे एम्प्लॉयर पे या मेरे बॉस पे, तो वो मुझे नहीं जानते, वो मेरा क्या पढ़ेंगे? वो मेरा हो सकता है रेज्यूमे पढ़ेंगे, वो मेरा कवर लेटर, या अगर मैं कोई उनको ईमेल भेज रही हूँ पहली बार में, ये सारी चीज़ें वो पहली बार मेरे बारे में पढ़ेंगे। और अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, मेरा ईमेल या मेरा कवर लेटर या मेरी लैंग्वेज उसमें सही नहीं है, या उनको समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वहीं बर्बाद, वहीं ख़त्म। तो मुझे नहीं जानते वो लोग, वो मेरे रिटन कम्युनिकेशन को जो मैं उन तक भेज रही हूँ, मैं उनके टेबल पे पहली चीज़ वही आएगी मेरे बारे में, और उस बेसिस पे मेरे बारे में वो प्रिज्यूम करेंगे कि ये फलाना या फलानी इंसान जो है इस टाइप का है, या इनका बैकग्राउंड ऐसा है। समझे? तो आपके राइटिंग स्किल्स इतने अच्छे होने चाहिए कि ये सारी चीज़ें परफेक्ट हों, तब जाके आपका किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब मिलना पक्की बात है। ओके, नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू राइटिंग स्किल्स के अंदर ही हम ये सब पढ़ रहे हैं। राइटिंग स्किल्स इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ योर वर्क एंड हाउ अदर परसीव्स योर प्रोफेशनलिज्म। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आपका क्वालिटी ऑफ काम दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, बॉस ने मुझे कोई रिपोर्ट बनाने के लिए दी या कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दिया, तो मेरा काम की जो क्वालिटी है कि मैं कितनी अच्छी क्वालिटी का काम करके उनको दे रही हूँ, वो मेरे राइटिंग स्किल्स से पता चलेगी। अगर मैंने सब कुछ गलत गलत लिख दिया है, सही फॉर्मेट में नहीं है, कहाँ मुझे हाईलाइट करना है, कहाँ हाईलाइट नहीं करना, ये सारी चीज़ें अगर मैंने अपने माइंड में नहीं रखी, तो मेरा प्रोफेशनलिज्म जज किया जाएगा कि मैं कितनी प्रोफेशनल हूँ। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो दिखा जाएगा कि हाँ, बंदी बहुत प्रोफेशनल है, बहुत शानदार काम लिख के दिया है। अगर नहीं है, गलतियाँ हैं, छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स मैं कर रही हूँ, सही ग्रामर यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मेरा प्रोफेशनलिज्म दिखेगा कि खराब क्वालिटी का काम किया मैंने। ओके, विच कैन हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर एबिलिटी टू गेट इंटरव्यू एंड एक्सेल एट वर्क। तो ये जो मेरा प्रोफेशनलिज्म है कि मैं कितनी प्रोफेशनली अपने काम को प्रेजेंट कर रही हूँ, इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है मेरे इंटरव्यूज़ पे, चाहे मैं किसी से इंटरव्यू ले रही हूँ या मैं किसी को इंटरव्यू दे रही हूँ, और मैं कितना एक्सेलेंटली काम कर पा रही हूँ अपने जॉब पे, ये सब डिपेंड करेगा मेरे राइटिंग स्किल्स पे।
Writing skills are transferable. So developing a strong understanding of writing processes allows you to maintain clear communication and accurate documentation at your workplace. मेरी जो राइटिंग स्किल्स हैं या किसी की भी राइटिंग स्किल्स हैं वो ट्रांसफरेबल होती हैं, यानी जो भी मैंने लिख के दिया है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जा रहा है, या फिर ग्रुप ऑफ लोग वो पढ़ने वाले हैं मेरे लिखे हुए काम को। तो जब इतने सारे लोग आपके काम को लिखे हुए काम को आपके पढ़ रहे हैं तो आपका काम परफेक्ट होना चाहिए, ज़ीरो एरर होना चाहिए उसमें, और इतना अच्छा लैंग्वेज, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि वो पूछे कि ये किसने लिखा है, किस क्वालिटी का काम है। इसीलिए राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वर्क प्लेस पे या फिर किसी भी जगह पे। तो बेसिकली जो मेरा काम ट्रांसफ़र हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है और लोग पढ़ रहे हैं, इससे और जो मेरे राइटिंग प्रोसेसेस हैं वो क्लियर कम्युनिकेशन मेंटेन करेंगे, यानी जो मुझे पॉइंट अपना पहुंचाना है लोगों तक वो क्लियरली मेंशन अगर नहीं हुआ तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तो अपनी बात में, अपनी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल क्लियर रहना है और एक्यूरेट, यानी बिल्कुल सही, ऑन टू द पॉइंट बात कहिए, इधर उधर के घुमा के मत कहिए आप ऐसे नहीं लिख रहे हो, आप अपना मैसेज सामने वाले तक डिलीवर कर रहे हो, वो परफेक्ट लैंग्वेज में होना चाहिए, दैट्स इट। या आपको आपके जॉब पे कोई डॉक्यूमेंट बनाने को दे दिया गया तो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके रिटर्न हमारा जब हम करते हैं काम तो वो परफेक्ट आता है। एक ही बार में आपने बिना सोचे समझे लिख दिया तो उसमें एरर्स होने के चांसेस 100% हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग अलग टॉपिक्स ऑफ राइटिंग स्किल्स के, तब जाके अब इसमें एक्सेल कर पाओगे एग्जाम तक। ओके, नाउ टिप्स फॉर गुड राइटिंग स्किल्स। अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी करनी है तो कुछ टिप्स आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे और इनको बेसिस रखते हुए आप अपनी राइटिंग स्किल्स करेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट 100% मिलेगी। फर्स्ट टिप, मेक श्योर यू आर क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट्स यू आर राइटिंग अबाउट। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको दे दिया या कोई भी टॉपिक आपको लिखने के लिए दे दिया तो आप मेक श्योर रहिए कि आप उस बारे में अवेयर हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस के बारे में बहुत चल रहा है, मुझे एग्जाम में टॉपिक दे दिया कि भाई आपको कोरोना वायरस के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है। भाई कोरोना वायरस के बारे में मैं सिर्फ ये नहीं बोल सकती कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, इससे बहुत ऊपर है कोरोना वायरस। मुझे सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होना चाहिए, कब हुआ था कोरोना वायरस, कितने लोग इसमें, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एडमिटेड है, किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है, गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए। अगर अप्रॉक्स नहीं, अगर एकदम ऑन टू दी पॉइंट फैक्ट्स एंड फिगर्स भी नहीं पता तो अप्रॉक्सीमेटली तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा उस टॉपिक के बारे में, आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में। तो किसी भी टॉपिक के बारे में लिखने के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा और बहुत रीड करना पड़ेगा अलग अलग बुक्स में। सेकेंड, इफ द मैसेज इज कॉम्प्लेक्स आउटलाइन इट। फॉर एग्जाम्पल आप अपना कोई मैसेज किसी तक पहुंचा रहे हो, नोटिस के थ्रू पहुंचा रहे हो या न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे रहे हो किसी भी चीज़ को बेचने के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो आपको लगता है मेरा मैसेज बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है, लोगों को समझ में कम आएगा, तो कोशिश करिए आप उसको आउटलाइन करिए, हाईलाइट कर दीजिए ताकि वो लोगों को क्लियरली दिखे, नज़र में आए, तो लोग समझ पाए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लैंग्वेज भी ईजी रखो आप। एंटिसिपेट योर रीडर्स क्वेश्चंस। एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है? प्रिडिक्ट करना, पहले से अनुमान लगाना। मैंने कोई चीज़ लिखी है और मैंने वो चीज़ लोगों तक पहुंचाई, मान लीजिए कोई एडवर्टीजमेंट हो गया या मान लीजिए कोई लेटर हो गया जॉब एप्लीकेशन के लिए, तो मुझे पता है कि मेरी राइटिंग स्किल्स के टॉपिक को पढ़ने के बाद मेरे रीडर के माइंड में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डेफिनेटली वो आपसे क्वेश्चंस वो पूछेगा, डाउट्स पूछेगा अपने, तो ये क्या क्वेश्चंस उनके माइंड में आ सकते हैं, आपको ये चीज़ पहले से एंटिसिपेट करनी पड़ेगी, प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों के लिए भी आपको अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ लिखी है, हो सकता है इस चीज़ से रिलेटेड डाउट बच्चों के माइंड में आए, तो आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए भी रेडी रखना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस के लिए भी कि हाँ मैं आपका ये डाउट क्लियर कर सकती हूँ, मेरा ये डाउट का आपका आंसर है। तो ये चीज़ें पहले से प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी, उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। डोंट ओवर एक्सप्लेन एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा नोटिस राइटिंग है, उसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स की होती है, तो अगर मैं नोटिस लिख रही हूँ तो मैं कोई निबंध नहीं लिख दूंगी, 6 पेज का नहीं लिख दूंगी, मैं हर चीज़ को ओवर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जितना ज़रूरत का है उतना लिखिए, क्लियरली सामने वाले तक आपकी बात पहुँच जाए, एंड दैट्स इनफ। ओके, यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस। अब ये कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है आई विल, तो मैं आई विल ऐसे लिखूंगी, यस,
लेकिन जब मैं इसको कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखूंगी तो मैं ऐसे लिख दूंगी I'' तो आयल। या अगर मुझे लिखना है VR तो मैं VR यूजुअली ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर मुझे इसको कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगी V''RE। तो इसको हम VR पढ़ते हैं, VR ही पढ़ते हैं इसको। तो जो ये हो गया, ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। तो एक बार आप इसको कॉन्ट्रैक्शंस को स्टडी कर लो और इन कॉन्ट्रैक्शंस को अपने राइटिंग स्किल्स में के क्वेश्चंस में आप यूज़ करो, तो आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी एंड आपके क्वालिटी ऑफ काम दिखेगा कि हाँ बंदे ने स्टडी किया है, पढ़ा है। तो आप कॉन्ट्रैक्शंस पे ज़रूर एक बार काम करिए। नेक्स्ट, करेक्ट यूसेज ऑफ ग्रामर, वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे मोटे ग्रामर्स की मिस्टेक, छोटी मोटी गलतियां जब करते हैं ना तो वहीं कचरा हो जाता है। तो आप ग्रामर अपनी इतनी स्ट्रांग रखो कि आपकी लैंग्वेज परफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, वावल्स के पहले हमेशा एन लगता है, AEIOU वावल्स होता है, तो जो वर्ड्स वावल से स्टार्ट होते हैं वहाँ एन लगता है। लोग वहाँ पे अ लगा देते हैं, द लगा देते हैं, तो ये रॉन्ग इंग्लिश होती है। तो अपनी ग्रामर पे आपको काम करना और ये प्रैक्टिस से ही होगा। कीप योर सेंटेंसेस सिंपल, अपने सेंटेंसेस इतने कॉम्प्लेक्स, इतने डिफिकल्ट मत रखिए कि सामने वाले के सर के ऊपर से बाउंसर हो जाए, समझ में ही ना आए। इतने सेंटेंसेस अपने सिंपल रखो कि सब समझ पाए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो और आपका पॉइंट क्या है। तो सेंटेंसेस अच्छी रखो और इंग्लिश अच्छी रखो। वोकैबुलरी वर्ड्स आप अच्छे रख सकते हो लेकिन सेंटेंस सिंपल रखो। एंड लास्ट थिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो चीज़ मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि एक रात में कोई मैजिक नहीं हो जाएगा, कोई जादू की परी नहीं आके आपको फुल मार्क्स दिला देगी। आपको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर दिन आप एक सोच लो कि मुझे हर दिन 2 क्वेश्चन करने ही है राइटिंग स्किल के किसी भी टॉपिक पे। आज नोटिस ले लिया, कल एडवर्टीजमेंट ले लिया, परसों लेटर ले लिया, और रोज 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इट विल जस्ट टेक 20 मिनट्स। एंड देखना लास्ट डे पे आप इतना रीड करोगे, इतनी प्रैक्टिस करोगे कि एंड रिजल्ट्स आपके परफेक्ट होंगे ही होंगे, मेरी गारंटी है। आज से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तब जाके ही आपका काम होगा राइटिंग स्किल्स का। ओके, डिफरेंट वेज टू शोकाज राइटिंग स्किल्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इस स्लाइड पे वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके 12th क्लास के राइटिंग स्किल्स के सिलेबस में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राइटिंग स्किल्स कितने मार्क्स का आएगा आपका, और मार्क्स से पहले भी मैं आपको टर्म्स का बता देती हूँ। जो आपका 12th क्लास का पूरा पेपर है वो 2 टर्म्स में डिवाइड हुआ है, टर्म 1 एंड टर्म 2, और दोनों टर्म्स में राइटिंग स्किल्स आपकी आएगी 8 मार्क्स की। आपका राइटिंग स्किल्स कितने मार्क्स कैरी करेगा? 8 मार्क्स। अब इस 8 मार्क्स का भी सेग्रीगेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी जो 8 मार्क्स हैं आपके, इनको डिवाइड कर दिया है 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, दोनों टर्म 1 प्लस टर्म 2 के लिए। ये मैं आपको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का बता रही हूँ। टर्म 1 में भी आपका राइटिंग स्किल्स 8 मार्क्स का आएगा, टर्म 2 में भी आपका राइटिंग स्किल्स 8 मार्क्स का आएगा। इस 8 मार्क्स को डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में, पहला 3 मार्क्स और दूसरा 5 मार्क्स। जो 3 मार्क्स का होगा वो होगा आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क। और जो 5 मार्क्स का होगा वो आपका होगा लॉन्ग राइटिंग टास्क। ओके, अब अगर मैं टर्म 1 की बात करूं तो टर्म 1 में जो आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क है वो 3 मार्क्स का होगा और उसके टॉपिक्स होंगे नोटिस राइटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। तो जो नोटिस राइटिंग और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है, ये दोनों टॉपिक आपके शॉर्ट राइटिंग टास्क के हैं और टर्म 1 के हैं। तो टर्म 1 के शॉर्ट राइटिंग टास्क के हो गए। और टर्म 1 में जो लॉन्ग राइटिंग टास्क है उसमें भी 2 टॉपिक्स हैं। पहला है लेटर टू द एडिटर, जिसमें गिविंग सजेशंस और ओपिनियंस इन पब्लिक इंटरेस्ट होगा, और दूसरा आर्टिकल राइटिंग। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं आपके 3 एंड 4, ये आपका टर्म 1 का लॉन्ग राइटिंग टास्क है। ओके, तो टर्म 1 में 2 टॉपिक्स नोटिस राइटिंग और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, ये आएगा आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क में। और टर्म 1 में जो लॉन्ग राइटिंग टास्क है उसमें आपका आएगा लेटर टू द एडिटर और आर्टिकल राइटिंग। अब आ जाते हैं टर्म 2 पे। टर्म 2 में भी आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क है, उसमें 2 टॉपिक्स हैं, फॉर्मल इन्विटेशन एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो ये आपका आएगा टर्म 2 में। और टर्म 2 का जो लॉन्ग राइटिंग टास्क है उसमें 2 टॉपिक्स आएंगे, लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन, जिसमें बायोडेटा एंड जॉब एप्लीकेशन आएगा, एंड रिपोर्ट राइटिंग आएगा। तो बेसिकली ये 2 टॉपिक्स जो है ये आपके टर्म 2 के लॉन्ग राइटिंग टास्क, LWS यानी लॉन्ग राइटिंग, LWT यानी कि लॉन्ग राइटिंग टास्क है। ओके,
समझ में आ गया बच्चों? आई होप आपको आ गया होगा समझ में। तो टोटल आपके 12th क्लास का जो राइटिंग स्किल्स का सिलेबस है उसमें 8 टॉपिक्स हैं। पहला है नोटिस राइटिंग, दूसरा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, तीसरा है लेटर टू द एडिटर, फोर्थ आर्टिकल राइटिंग, फिफ्थ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन, सिक्स्थ इसी इन्विटेशन का रिप्लाई, तो रिप्लाई टू द इन्विटेशन, सेवेंथ लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन यानी कि बायोडेटा, जॉब एप्लीकेशन, ये सब, एंड एट्थ है रिपोर्ट राइटिंग। तो फर्स्ट 4 टॉपिक्स जो है आपके टर्म 1 के और 5 से लेके 8 तक आपके टर्म 2 में। जो फर्स्ट 4 है इनमें से पहले 2 आएंगे टर्म 1 के शॉर्ट राइटिंग टास्क और 3 एंड 4 में आएंगे टर्म 1 के लॉन्ग राइटिंग टास्क। जो 5th एंड 6th है वो टर्म 2 के शॉर्ट राइटिंग टास्क, जो 7th एंड 8th है वो टर्म 2 के लॉन्ग राइटिंग टास्क में। ओके, और इनमें भी आपको चॉइसेस आएंगी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो टर्म 1 एग्जाम आएगा आपका, उसमें चारों टॉपिक, चाहे नोटिस राइटिंग हो, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट हो, लेटर टू द एडिटर हो, आर्टिकल राइटिंग हो, ये सब कुछ MCQ फॉर्मेट में आएगा। और जो टर्म 2 है आपका, 5, 6, 7, 8 वाले जो पॉइंट्स हैं ये सब सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि आपको प्रॉपर इनके ऊपर लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आएगा राइटिंग स्किल का। तो अब चाहे MCQ फॉर्मेट हो या सब्जेक्टिव पेपर आपका है, लिखने के लिए आया, MCQ टिक करने के लिए है, दोनों ही केसेस में आपको इन टॉपिक्स का समझना जरूरी है। अगर नोटिस आपको नहीं पता, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आपको नहीं पता, तो आप ना ही इसके बारे में लिख सकते हो ना ही इसके MCQ सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों ही केसेस में हम एक्सप्लेनेशन इन 8 टॉपिक्स का करेंगे कवर अच्छे से, ताकि आपके माइंड में सब बैठ जाए कि एक्चुअली आपको करना क्या है, चाहे MCQ हो या चाहे राइटिंग का सब्जेक्टिव राइटिंग हो। ओके, सो आई होप चिल्ड्रन दिस इज ऑल क्लियर इन योर माइंड्स। अब एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि ये सारे टॉपिक्स होते क्या है शॉर्ट में। ये जो नोटिस राइटिंग है, अगर मुझे कोई स्कूल में हूँ मैं और मुझे कोई नोटिस निकालना है स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं नोटिस बोर्ड पे छोटा सा नोटिस बच्चों के लिए इशू कर सकती हूँ, तो वो ये नोटिस राइटिंग में आएगा। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रचार, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट यानी कि अगर आपको कोई एडवर्टीजमेंट करनी है, यानी कि आपको न्यूज़पेपर में या मैगजीन में अपने किसी प्रोडक्ट के बेचने का एडवर्टीजमेंट छापनी है, तो ये वो है। या आपकी कोई चीज़ घूम गई है, या बोलते हैं ना ग्रूम फॉर मैरिज, ब्राइड फॉर मैरिज, लड़का है लड़की है, सेक्शंस होते हैं न्यूज़पेपर में कि भाई ये मांगलिक लड़की है, इसकी शादी यहाँ करानी है। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग एडवर्टीजमेंट इस तरीके की न्यूज़पेपर में देखते हैं उन लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये सब आपके क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स में आता है। फिर आता है लेटर टू द एडिटर। एडिटर किसी भी न्यूज़पेपर का होता है या किसी भी मैगजीन का होता है। एडिटर वो इंसान होता है जो एडिट करता है न्यूज़पेपर में। तो आप इनको अपने सजेशंस और ओपिनियंस बता सकते हो पब्लिक इंटरेस्ट द्वारा कि आप, हमारी ये दिक्कत है, आप प्लीज़ अपने न्यूज़पेपर में ये चीज़ छापिए ताकि हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये सब आपको बच्चों क्लियरली सब समझ में आएगा जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे और MCQs करेंगे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल यानी कि न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, तो आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन। इन्विटेशन यानी किसी को न्योता देना, वही चीज़ होती है आपके घर में बर्थडे पार्टी है या आपकी मैरिज एनिवर्सरी की आपने पार्टी रखी है, तो वो सब आपका इनफॉर्मल इन्विटेशन में आता है, जब रिलेटिव्स को देते हो, फ्रेंड्स को देते हो। जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है ये वो इन्विटेशन होता है जब आप फॉर्मली इन्वाइट करते हो अपने बॉस को या कलीग्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, कलीग्स को अपने ऑफिस के या अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये सब आपका फॉर्मल इन्विटेशन होता है। अब अगर मैंने किसी को इन्विटेशन या न्योता भेजा है तो डेफिनेटली मेरे पास उनका रिप्लाई भी आएगा कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, या हो सकता है वो बिजी हैं नहीं आ पाएंगे, या हो सकता है थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी। तो ये सब चीज़ें आपके रिप्लाई टू इन्विटेशन में आता है। नेक्स्ट आता है लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन, यानी कि अगर मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो मैं वहाँ क्या भेजूंगी, मैं अपना बायोडाटा भेजूंगी या जॉब एप्लीकेशन लेटर भेजूंगी। तो ये सब भी अप्लाई कैसे करना है वो सब मैं आपको इसमें सिखाऊंगी। फिर आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट क्या होता है, जब कोई इंसिडेंस हो गया होता है, फॉर एग्जाम्पल रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया और जितने भी आए विटनेस होंगे वहाँ पे, उन्होंने वो पूरा एक्सीडेंट होते हुए देखा कि कैसे कौन सी गाड़ी आई, उसने कोलाइड किया बस को, फिर उसमें से कितने लोग मर गए, कितने लोग उसमें इंजर्ड थे, हॉस्पिटल ले गए उनको एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें आई विटनेसेस देखते हैं। तो उनको बोला जाता है कि आप रिपोर्ट बनाओ इस पर कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ हुई, पूरी रिपोर्ट बना के डिटेल में बताओ। तो ये काफ़ी लॉन्ग होती है, तो ये सब आपका रिपोर्ट राइटिंग में आता है। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हैं जो 12th क्लास के आपके सिलेबस में है राइटिंग स्किल्स में, और टर्म 1 एंड टर्म 2 में भी डिवाइडेड है। फर्स्ट 4 इन टर्म 1 एंड 5th से लेके 8th तक, यानी लास्ट 4 इन योर टर्म 2। ओके, फर्स्ट 2 शॉर्ट राइटिंग टास्क, टर्म 1 3 एंड 4
long writing task term 1, 5 and 6 short writing task term 2, 7 and 8 long writing task term 2. I hope everything is very clear in this slide. Okay, so children, here we come to the end of this session. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि राइटिंग स्किल्स होता क्या है, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कैसे करना है, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना क्यों ज़रूरी है, और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे क्लास 12th के राइटिंग स्किल्स के सिलेबस में और कौन से टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिए। ऑल्सो मैंने इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कवर किया कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा। सब कुछ बहुत इजीली क्लियर्ड है। फर्स्ट टर्म आपका जाएगा एमसीक्यूज में, सेकंड टर्म आपका जाएगा पूरा सब्जेक्टिव। हम पूरे एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे इस हर टॉपिक का डिटेल में। मैं दिखाऊंगी क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्लियरली सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको समझाऊंगी। हम एमसीक्यूज कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग आपकी बिल्कुल मदद करेंगे आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ नहीं मिल रहे हैं तो गूगल पे जाइए, हमारी वेबसाइट का नाम डालिए जो कि है magnetbrains.com, एंड जैसे आप वेबसाइट का नाम डालेंगे इस तरीके से एक पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ सारी क्लासेस मेंशन है, क्लास 12th, 11th, 10th, 9th एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 12th की इंग्लिश वीडियोस देखनी तो आप उस पर क्लिक करिए और ये रहा क्लास 12th का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना जो मैं लेती हूँ। एंड देन जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स आ जाएंगे जिनके वीडियोस हमने पूरी बना के प्रिपेयर कर लिए। वो राइटिंग स्किल का भी कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो मेरा वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको यूट्यूब पे इजीली वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो कैसे आप वेबसाइट से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना वो ये है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।